हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीटीएस क्लासेज में। जैसा कि आप लोग भारतीय शिक्षा का इतिहास नोट्स के लिए कह रहे हैं, तो मैं पहले बता दूं कि इसका प्लेलिस्ट है जहां पे कुछ वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। इसके अलावा मैं अब जो है रेगुलर आपको इस सब्जेक्ट का जो है नोट्स वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा की परिभाषा दीजिए, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए 2-3 तरह से पूछ सकता है आपको कि वैदिक शिक्षा क्या है, वैदिक युगीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। या फिर ये क्वेश्चन अगला इस तरह भी पूछ सकता है आपको कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, वैदिक काल में अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली शिक्षण विधियों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो है अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जो शिक्षण विधियाँ जो वैदिक काल में प्रयोग हुई थी उसके बारे में भी बताना है और साथ ही उद्देश्य भी बताना है। तो ये जो आपका प्रश्न है ये आपके दीर्घ-उत्तरीय MGKVP के 2020 के पेपर में पूछा है, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि जो आपके 3 है वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध शिक्षा प्रणाली और आपका इस्लाम यानी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, इन तीनों में से आपके एक क्वेश्चन तो है वो कि 100% आपको जो है लॉन्ग में देखने को मिल जाएंगे। तो इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से लॉन्ग में आपका एक ना एक क्वेश्चन आना पक्का है, श्योर है 100%। और इसके अलावा हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी प्रश्न आपको इन तीनों से रिलेटेड जो है वो देखने को मिल जाए, जो है आपके शॉर्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं सारे ही करा दूंगी, तीनों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं कोशिश करूँगी सारे करा दूँ, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर की बात करें तो आप पहले हेडिंग डालेंगे वैदिक कालीन शिक्षा, क्योंकि हमें इसी के बारे में बताना है। तो पहले हम वैदिक काल के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं और किस तरह की शिक्षा प्रणाली रही इस बारे में भी बता देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि भारतीय शिक्षा का आरंभ आज से 4 से 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु इसका व्यवस्थित अध्ययन वैदिक काल के आरंभ से ही हुआ। इतिहासकारों ने वैदिक काल का समय 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना है। वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, अतः कुछ विद्वान वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणी शिक्षा तथा कुछ हिंदू शिक्षा की संज्ञा भी देते हैं। वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था, अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना था एवं शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति एवं आत्मबोध करना था। तो ये सारी चीज़ें मैंने अब यहाँ पे पढ़ ली हैं, अब इसको एक बार समझा भी देती हूँ। देखिए, जो अगर हम शिक्षा की बात करें कि शिक्षा का आरंभ भारत में कब हुआ, तो 4 से 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन अगर बात करें कि व्यवस्थित एक शिक्षा प्रणाली कब आरंभ हुई, तो वो वैदिक काल से ही आरंभ हुई थी। जो वैदिक काल का समय था वो 2500 से 500 ईसा पूर्व था। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो वैदिक काल था उस समय जो शिक्षा प्रणाली यूज की गई थी उसे ही हम वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। वैदिक काल में खास बात ये थी कि खास बात के अंतर्गत ये था कि उस टाइम जो है ब्राह्मण जो होते थे यानी ब्राह्मणों का ही जो है शिक्षा पर जो है अधिकार था, आधिपत्य था। और उस टाइम इसी वजह से यानी ब्राह्मणों का अधिकार था शिक्षा पर, इसी वजह से कुछ लोग इसको ब्राह्मणी शिक्षा भी कहते थे और कुछ लोग इसे हिंदू शिक्षा भी कहते थे। और जो वैदिक साहित्य में अगर हम बात करें कि वैदिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है, तो ज्ञान, विद्या, बोध, विनय यानी इन चारों से ही तात्पर्य होता है वैदिक साहित्य शिक्षा का मतलब। तो वैदिक कालीन शिक्षा का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का तात्पर्य ये है कि ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना, और जो उद्देश्य है शिक्षा के वो क्या है, आत्मानुभूति एवं आत्मबोध करना, यानी खुद के बारे में आत्मबोध करना, अनुभूति करना, ये शिक्षा का उद्देश्य था। तो ये सारी पॉइंट जो है वो आपको देखने को मिले। अभी आगे बढ़े तो लिखेंगे कि प्राचीन भारतीयों ने भी शिक्षा शब्द को 2 अर्थों में प्रयोग किया, यानी जो हमारे प्राचीन भारतीय थे उन्होंने शिक्षा को मतलब किन अर्थों में बताया, तो 2 प्रकार से बताया उन्होंने, एक तो सीमित अर्थ में और एक व्यापक अर्थ में। तो पहला लिखेंगे सीमित संदर्भ में। सीमित या संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व शिष्य रूप में अपने गुरु से प्राप्त होती है। अब व्यापक संदर्भ में है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना
बनाना था। अतः इस दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यानी सीमित में ये है कि अगर व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले वो जो एक विद्यार्थी बन के अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा का तात्पर्य वही है, यानी उसी शिक्षा से है। जबकि व्यापक अर्थ में जो है शिक्षा आजीवन एक चलने वाली प्रक्रिया होती है और शिक्षा का जो तात्पर्य है वो ये है कि व्यक्ति को सभ्य बनाना है और उन्नत बनाना है। ठीक, उस टाइम के हिसाब से उस शिक्षा का तात्पर्य यही था। अब बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। तो यहाँ 2 परिभाषाएं मैंने रखी हैं वैदिक शिक्षा की परिभाषा के अंतर्गत। डॉक्टर F.W. थॉमस के अनुसार, जिन्होंने कहा था भारत में शिक्षा कोई नई बात नहीं है, संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर ज्ञान के प्रेम की परंपरा भारत से अधिक प्राचीन एवं शक्तिशाली हो। यानी उन्होंने ये बताया था कि भारत से पूर्व ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर कि ये ज्ञान के प्रेम की ये जो परंपरा है वो भारत से पुरानी हो, ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पुराना जो है, सबसे प्राचीन जो है वो भारत ही है। दूसरा है R.K. मुखर्जी के अनुसार, तो प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित दिखता है। यानी जो हमारी वैदिक काल में अगर देखा जाए, यानी भारतीय शिक्षा, भारतीय साहित्य की बात की जाए तो वो जो है वो धर्म से प्रभावित दिखता है। तो ये यहाँ पे 2 परिभाषाएं मैंने रखी हैं, इतना ही इनफ है। अगर पूछता है आपसे वैदिक शिक्षा के बारे में तब क्या होता है, तब आप ये बताएंगे। बाकी अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है एग्जाम में। हाँ, उद्देश्य पूछता है, विशेषताएं पूछता है, शिक्षण विधियाँ पूछ सकता है। ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हो सकता है आपसे कौन धर्म जो मतलब जहाँ पे शिक्षण स्थान होते थे वो भी पूछ दे, तो वो मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी क्योंकि वो अभी तक पूछा नहीं है। ये 3 चीज़ें ज़्यादा पूछा है, तो आप इस चीज़ को तैयार करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उद्देश्य पे। तो यहाँ पे लिखेंगे वैदिक युगीन शिक्षा के उद्देश्य। तो वैदिक शिक्षा या प्राचीन शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे। क्या क्या? पहला, ज्ञान का विकास। तो यह वैदिक कालीन शिक्षा का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। उस समय ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख यानी नेत्र माना जाता था और इसका तात्पर्य ये था कि ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य सत्य असत्य में भेद, करड़ी और अकरड़ी कर्मों का भेद आदि स्पष्ट करता था। यानी वैदिक शिक्षा जो थी, वैदिक कालीन शिक्षा, वो उसका ये उद्देश्य था कि वो ज्ञान का विकास करे, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य जो है वो गलत सही की पहचान कर सकता है। कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म अच्छे नहीं है, किस कर्मों को करना चाहिए, किस कर्मों को नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो समझ पाता था ज्ञान के माध्यम से। तो ज्ञान का विकास करना ही उस समय का जो है, उस समय की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था। दूसरा है पवित्रता की भावना का विकास। तो प्राचीन कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों में पवित्रता की भावना का विकास करना होता था, जिससे वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकें। तो जैसे मैंने पहले ही आपको अभी बताया था कि उस टाइम जो है वो ब्राह्मण उस टाइम शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य अधिकार था। तो वही चीज़ कहा गया है कि उस टाइम पवित्रता की भावना का विकास किया जाता था, जो वैदिक शिक्षा या प्राचीन शिक्षा थी उसके माध्यम से। तो ये उसका एक उद्देश्य था कि छात्रों में जो है वो पवित्रता की भावना विकसित हो सके और वे ब्रह्मचर्य व्रत का जो है नियमों का जो है वो पालन कर सके। तीसरा हमारा है चरित्र निर्माण का विकास करना। इसके अंतर्गत लिखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत छात्रों के चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ताकि छात्र अपने भावी जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकें। वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य मनुष्य को धर्म सम्मत आचरण में प्रशिक्षित करने से लिया जाता था। यानी बच्चों का जो है वो चरित्र अच्छा हो सके, उस टाइम की जो शिक्षा थी वो इस चीज़ पर ज़्यादा जो है फोकस करती थी, महत्व देती थी इस चीज़ को कि बच्चों के अंदर जो है वो नैतिक जो चारित्रिक गुण है, नैतिक गुण है, वो सारे क्या हो उनके अंदर समाहित हो सके। उससे क्या होता था कि बच्चों को सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती थी और उनके अंदर जो है वो आचरण भी बहुत अच्छे जो है आते थे। तो वहाँ पे चरित्र निर्माण पर भी बल दिया गया था काफ़ी। चौथा है संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। तो वैदिक काल में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य अपनी संस्कृति का संरक्षण, विकास और हस्तांतरण करना भी था। उस काल में गुरुकुलों की संपूर्ण कार्य पद्धति धर्म प्रधान थी। उस समय शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करके सांस्कृतिक विकास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता था। यानी जो उस टाइम की संस्कृति थी उसका विकास हो, उसका संरक्षण हो, यानी संरक्षण के साथ साथ विकास के साथ साथ वो आगे की पीढ़ी में भी जो है हस्तांतरित हो, इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। उस टाइम की शिक्षा का ये प्रमुख उद्देश्य था। वहाँ पर जो है उस टाइम क्योंकि ब्राह्मण लोगों का आधिपत्य था, तो वो धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। तो जो पूरी कार्य पद्धति थी गुरुकुल की वो कैसी थी, धर्म सम्मत थी, धर्म प्रधान थी। तो उस टाइम शिक्षार्थी
विद्यार्थियों को जो है वो ज्ञान दिया जाता था और सांस्कृतिक रूप से जो भी चीज़ें उनको बताई जाती थी, सिखाई जाती थी, वो क्या करते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसे हस्तांतरित भी करते थे, जिससे कि उनकी संस्कृति का संरक्षण भी हो और विकास भी हो सके। ठीक है, देखो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर समझ लेंगे, हेडिंग अगर आप समझ लिए तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली याद करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या लिखा गया है, केवल समझिए, खुद के लैंग्वेज में उसको लिखिए, केवल हेडिंग याद रखेंगे, आपका आराम से जो है वो हो जाएगा सारा पेपर। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, तो व्यक्तित्व का विकास। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि वैदिक काल में छात्रों को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक सभी पक्षों के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास द्वारा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों में आत्मसंयम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास किया जाता था। यानी ओवरऑल जो उस टाइम की शिक्षा थी उसका उद्देश्य था कि जो भी विद्यार्थी है उसके जो है उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का जो है विकास किया जाए। वो किसी भी तरह का विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, यानी सारी चीज़ों पर जो है उस टाइम की शिक्षा यानी वैदिक शिक्षा प्रणाली जो थी उनके पे ध्यान देती थी कि उनका जो है संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो विकसित हो सके और उनके अंदर जो है आत्मसंयम, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जैसे गुण जो है उनके अंदर विकसित किए जा सके। ये उस टाइम की शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आता है। छठा है आपका ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का विकास। तो छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश करना वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती थी जब वह ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना से परिपूर्ण हो। शिक्षा का प्रत्येक उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। यानी ईश्वर भक्ति पर और धार्मिकता पर भी जो है वैदिक शिक्षा का कि इसका जो है बच्चों के अंदर समावेश हो सके, ये उस टाइम की शिक्षा का जो है बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि उद्देश्य था कि बच्चों के अंदर इन सारी चीज़ों का भी जो है विकास हो। 7वां है सामाजिक कुशलता की उन्नति। तो यह भी वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों में से एक है। वैदिक काल में शिक्षा केवल मानसिक विकास ही नहीं करती थी बल्कि सामाजिक कुशलता में भी उन्नति करती थी ताकि मनुष्य सरलता से अपनी जीविका का उपार्जन करके सुख से वृद्धि कर सके। यानी बच्चों के अंदर केवल मानसिक विकास करना ही उस टाइम की वैदिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं था, बच्चे जो है सामाजिक रूप से भी कुशल हो सके, सामाजिक रूप से भी उन्नति कर सके। इस चीज़ पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर बच्चों में सामाजिक कुशलता की उन्नति होगी तो वो अपनी लाइफ में जो है अपनी जो जीविकोपार्जन है वो उसमें जो है बहुत अच्छे से उन्नति कर सकेंगे और सुखहाल जिंदगी जो है वो व्यतीत कर सकेंगे। 8वां है मोक्ष प्राप्त करने पर बल। तो वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से यह भी एक है और उस समय में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अध्ययन के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना था। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन द्वारा छात्रों को मोक्ष प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती थी। यानी ये है कि मोक्ष प्राप्त करने पर भी अधिक बल दिया गया था उस टाइम की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। उनका ये मानना था कि अगर बच्चे अगर अध्ययन कर लिए हैं तो लास्ट में जो है वो मोक्ष प्राप्ति पर भी ध्यान दे, तो यानी मोक्ष प्राप्त करने की शिक्षा भी उस टाइम दी जाती थी छात्रों को। तो लास्ट में बस ये लिखेंगे कि उपयुक्त सभी बिंदु वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों को उजागर कर रहे हैं। देखिए मैंने 8 बता दिए, आपके लॉन्ग में आए, शॉर्ट में आए, जिस तरह की शब्द सीमा हो लिखने की उस हिसाब से आप आंसर लिखिएगा। 8 हेडिंग में से 5-6 तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा है। तो वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो वैदिक काल में अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली शिक्षण विधियाँ निम्न है। तो पहला है प्रवचन विधि। तो ये भी बहुत इजी है, आप जो भी शिक्षण विधियाँ देखेंगे काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे प्रवचन विधि के अंतर्गत लिखेंगे, गुरु छात्रों को धार्मिक ग्रंथों के प्रवचन देते थे। छात्र उन प्रवचनों को ध्यान से सुनते थे तथा उनका अनुकरण करते थे। गुरु शिष्यों के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। शिष्य उन्हें बार बार दोहराकर कंठस्थ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रवचन विधि जो यूज की जाती थी उस टाइम की, जो भी धार्मिक ग्रंथ होते थे जो गुरु पढ़ते थे बच्चों के समक्ष, वहाँ पर प्रवचन जो है विधि का प्रयोग करते थे, क्योंकि प्रवचन के माध्यम से वो क्या करते थे, सारी चीज़ों को बच्चे के सामने बोलते थे, तो बच्चे उस चीज़ को ध्यान से सुनते थे और उस चीज़ का अनुकरण भी करते थे। जो गुरु है वो जो भी वेद मंत्र होते थे उनका जो है वो उच्चारण करते थे प्रवचन करते थे, और बच्चे क्या है उसे बार बार दोहराकर याद भी करते थे। तो कंठस्थ विधि भी यूज होती थी यहाँ पर। तो प्रवचन विधि आपका पहला हो गया।
दूसरा है व्याख्यान विधि। तो व्याख्या का मतलब कि किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करना, कोई चीज़ जैसे उन्होंने एक जो है पढ़ लिया वेद मंत्र, तो वेद मंत्र की व्याख्या करते थे व्याख्यान विधि के माध्यम से। तो व्याख्यान विधि का मतलब यही है। तो इसमें आप लिखेंगे शिष्यों को वेदों के मंत्र कंठस्थ कराने के बाद गुरु उनकी व्याख्या कर उनका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे। अर्थ स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करते थे। जैसे मैंने कहा कि जो भी वो सुनाते थे बच्चों को प्रवचन के माध्यम से, बच्चे अगर उस चीज़ को कंठस्थ कर लेते थे जब, तो वो उस चीज़ का फिर व्याख्या करके उसका जो है मतलब भी यानी अर्थ और भाव क्या है उसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें भी जो है बच्चों को बताते थे। तो व्याख्यान विधि का भी उस टाइम काफ़ी प्रयोग था। अगला हमारा है प्रश्नोत्तर शास्त्रार्थ और वाद विवाद विधि। तो वैदिक काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्या देते थे, साथ ही छात्रों की शंका का समाधान करने के लिए बीच बीच में प्रश्न भी पूछते थे। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों की समस्या का निवारण किया जाता था। शिष्यों और गुरुओं के बीच वाद विवाद का आयोजन भी किया जाता था। विद्यार्थियों के सम्मेलनों का आयोजन किया जाता था जिसमें विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता था। शिष्य इन सबको सुनकर अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे। यानी देखिए प्रवचन दे दिया, व्याख्या दे दिया, तो अब बच्चों के मन में कुछ डाउट अगर उत्पन्न हो तो उसके लिए जो गुरु था वो क्या करता था कि छात्रों से ही बीच बीच में जो भी उनकी शंका थी उनका समाधान करने के लिए उनसे जो है बीच बीच में प्रश्न भी पूछ लिया करता था। तो प्रश्नोत्तर विधि यूज होती थी। और जो है वाद विवाद का भी आयोजन किया जाता था। तो वाद विवाद विधि भी यूज होती थी क्योंकि वाद विवाद में क्या है सारी चीज़ें जो है गुरु और शिष्य के बीच वाद विवाद की जब होता था तो बच्चों के अंदर जो भी सवाल हैं और वो सारे बच्चे जो है गुरु से पूछ लेते थे, गुरु उन सारी चीज़ों का जवाब देते थे। किसी टॉपिक पर बात करना है तो वो भी होती थी वाद विवाद के माध्यम से। इसके अलावा जो है कई सारे विद्वानों को जो है बुलाया जाता था, आयोजन होता था एक सम्मेलन का। तो विद्वान वहाँ क्या करते थे, विद्वानों के बीच जो है वो शास्त्रार्थ होता था, यानी जो उनकी विद्या है उसके बारे में वो लोग अपने बारे में बताते, अपने विद्वाओं के बारे में जो है बच्चों के समक्ष अपनी बात रखते थे, टॉपिक पर डिस्कस करते थे। तो वहाँ पर जो शिष्य था उन सब चीज़ों को सुन के क्या करता था, अपने ज्ञान में वृद्धि भी करता था। तो यहाँ पे चौथा है तर्क विधि। तो तर्कशास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन करने के लिए तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था, जिससे छात्र विषय के अंतर्गत समाहित तथ्यों को समझ सके। यानी अगर ऐसी जैसे तर्कशास्त्र जैसे विषय जो भी थे उसमें जो है वो तर्क विधि का भी प्रयोग होता था उस विषयों को अध्ययन करने के लिए। उससे होता क्या था कि छात्र जो है उस विषय के अंतर्गत जो भी तथ्य होते थे उसको वो अच्छे से समझ पाते थे। पांचवा है कहानी विधि। तो गुरु शिष्यों को शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते थे तथा बाद में शिष्यों से पूछते थे कि उन्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। इस विधि का प्रयोग शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए किया जाता था। यानी जब जैसे गुरु क्या करता था कि शिक्षा बच्चों के अंतर्गत अच्छे से पहुंच पाए इसके लिए कुछ कहानी भी वो सुनाते थे। कहानी सुनाने के बाद बच्चों से उसका रिस्पांस भी पूछते थे कि आपको कहानी से क्या सीखने को मिला, ये सारी चीज़ें। उससे क्या होता था कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो भी, रुचि जो है वो बढ़ जाती थी शिक्षा को लेके। तो यहाँ पे मैंने 5 विधि आपको जैसे मैंने बता दी, तो इतना ही इनफ है। आई होप कि आपको जो है वीडियो समझ में आई हो, पसंद भी आई हो। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस यही कहना है। बाकी मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।